गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं गोपाल पांडे हूँ और आज हम कक्षा 8 वसंत का 5वां पाठ पढ़ रहे हैं, चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। हमने इस पाठ को पहले भी पढ़ लिया है और आज हम उस पाठ के शेष भाग को पढ़ेंगे। आइए थोड़ा सा जान लेते हैं कि इस पाठ में था क्या। जैसा कि शीर्षक है चिट्ठियों की अनूठी दुनिया। इस पाठ में हमने जाना कि चिट्ठियों का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, पहले चिट्ठियों का क्या स्वरूप था, आज चिट्ठियों का क्या स्वरूप है, पहले चिट्ठियों का क्या महत्व था, आज क्या महत्व है, क्या चिट्ठियों का महत्व उतना ही है जितना पहले था, या मोबाइल, टेलीफोन, इंटरनेट, एसएमएस आदि की सुविधा आने से चिट्ठियों के महत्व पर कोई प्रभाव पड़ा है। ये हम जान रहे थे इस पाठ में। तो यहाँ तक हमने ये जाना था कि मोबाइल या एसएमएस के द्वारा हम सूचना प्राप्त कर सकते हैं और चिट्ठी द्वारा भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन चिट्ठियाँ जो कार्य कर सकती हैं वो मोबाइल या एसएमएस नहीं कर सकते हैं। चिट्ठियों का महत्व तब भी अक्षुण्ण था और आज भी अक्षुण्ण बना हुआ है, अर्थात आज भी चिट्ठियाँ उसी तरह से लोगों को प्रभावित करती हैं जैसे पहले प्रभावित करती थी। यहाँ एक चीज़ हमने ये भी जाना था कि चिट्ठियाँ संग्रह का विषय हैं, चिट्ठियाँ धरोहर का विषय हैं, इनको धरोहर के रूप में रखा जा सकता है। और चिट्ठियाँ लिखना एक कला है, तो इस कला को विकसित करने के लिए विभिन्न देशों ने अपने स्कूली पाठ्यक्रमों में चिट्ठी लेखन यानी पत्र लेखन को एक विषय के रूप में सम्मिलित किया और आप लोग हर साल लिखते हो, परीक्षाओं में लिखते हो और अध्यापन के दौरान भी आपको इसका तरीका बताया जाता है। वहीं दूसरी तरफ विश्व डाक संघ ने भी 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए पत्र लेखन प्रतियोगिता का आयोजन कराया था। तो ये तो हो गया इस पाठ के बारे में संक्षेप में जो हम अभी तक पढ़ चुके हैं। आइए जानते हैं आगे। ये उस समय की बात है जब भारत में स्वाधीनता आंदोलन चल रहा था, तो चिट्ठियाँ बहुत बड़ा माध्यम थी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों और विभिन्न देश प्रेमी लोगों के बीच में संचार का सबसे बड़ा साधन थी चिट्ठियाँ। तो उस गांधी जी को लोग पत्र लिखते थे, केवल भारत से ही नहीं विदेशों से भी लिखते थे। तो गांधी जी का पता नहीं लिखते थे, केवल गांधी जी महात्मा गांधी इंडिया लिख देते थे तो पत्र उनके पास पहुंच जाता था। आइए जानते हैं क्या है इस पाठ में आगे। महात्मा गांधी के पास दुनिया भर से तमाम पत्र केवल महात्मा गांधी इंडिया लिखे आते थे और वे जहां भी रहते थे वहां तक पहुंच जाते थे। आज़ादी आंदोलन की कई अन्य दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा ही था। गांधी जी के पास देश दुनिया से बड़ी संख्या में पत्र पहुंचते थे, पर पत्रों का जवाब देने के मामले में उनका कोई जोड़ नहीं था। कहा जाता है कि जैसे ही उन्हें पत्र मिलता था उसी समय वे उसका जवाब भी दे देते थे। अपने हाथों से ही ज़्यादातर पत्रों का जवाब देते थे। जब लिखते लिखते उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो वो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। महात्मा गांधी ही नहीं, आंदोलन के तमाम नायकों के पत्र गांव-गांव में मिल जाते हैं। पत्र भेजने वाले लोग उन पत्रों को किसी प्रशस्ति पत्र से कम नहीं मानते और कई लोगों ने तो उन पत्रों को फ्रेम कराकर रख लिया है। यह है पत्रों का जादू। यही नहीं, पत्रों के आधार पर ही कई भाषाओं में जाने कितनी किताबें लिखी जा चुकी हैं। तो आइए इस पैराग्राफ को एक बार फिर ठीक से समझते हैं। दूसरे देशों से जो पत्र आ जाते थे गांधी जी के लिए, तो गांधी जी का पता नहीं लिखते थे, वो केवल इतना लिख देते थे महात्मा गांधी इंडिया। तो महात्मा गांधी इंडिया लिख देने से ही वो पत्र गांधी जी के पास पहुंच जाते थे, क्योंकि गांधी जी एक
प्रतिष्ठित और सुविख्यात व्यक्ति थे। और जो ऐसे प्रतिष्ठित और विख्यात व्यक्ति होते हैं तो उनका पता ना भी लिखा जाए तो उन्हें तो सभी जानते हैं, सभी डाकिया जानते हैं, सभी डाकघर के लोग जानते हैं, पूरा भारतवर्ष, पूरी दुनिया उनको जानती है। तो उनके नाम का पत्र उनके पास पहुंच जाना स्वाभाविक है, केवल महात्मा गांधी इंडिया लिख देने से। अब ऐसा नहीं आपके बारे में कोई लिख दिया जाए कि विनोद चित्रकूट, तो पत्र जरूरी नहीं कि उसके पास पहुंच जाएगा, क्योंकि वो इतना प्रतिष्ठित नहीं है। बहरहाल आगे जानते हैं। और यही चीज़ पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल इत्यादि लोगों के साथ भी होता रहा होगा। इसमें लिखा है कि दिग्गज हस्तियों के साथ भी ऐसा होता था। उनका कोई परफेक्ट पता नहीं लिखा रहता था, लेकिन फिर भी उनके नाम से चिट्ठियाँ पहुंच जाती थी। आगे एक जगह लिखा है कि गांधी जी पत्रों का जवाब तुरंत देते थे, यही तो उनकी महानता थी। कोई भी छोटा से छोटा व्यक्ति अगर उनको पत्र लिखता है तो उसका जवाब वो जरूर लिखते थे। और उस समय ये कला हर लोगों के पास होनी चाहिए थी, क्योंकि आज तो हम किसी को फ़ोन कर देते हैं, फ़ोन पे वो व्यक्ति जवाब दे देता है, लेकिन पहले अगर कोई पत्र लिखता है तो उसका जवाब देना भी एक शिष्टाचार और नैतिकता के अंतर्गत आता था। अगर हम उसके पत्र का जवाब नहीं देते तो व्यक्ति अनैतिक और अशिष्ट माना जा सकता था। बहरहाल गांधी जी के अंदर एक खास बात और थी, वो दोनों हाथों से लेखन कार्य कर सकते थे। लिखा है ना इसमें कि जब उनका दाहिना हाथ दर्द करने लगता था तो बाएं हाथ से लिखने में जुट जाते थे। तो ये भी एक अद्भुत कला है कि एक व्यक्ति दोनों हाथ से लिख सकता है। और उस समय ऐसा होता था कि जैसे मान लीजिए किसी ने गांधी जी को पत्र लिखा और गांधी जी ने उसके जवाब में वो पत्र उस गांव वाले व्यक्ति को भेज दिया, तो गांव वाला व्यक्ति इतना खुश होता था कि देखिए मेरे पास गांधी जी का लिखा हुआ पत्र आया है। और वह उस पत्र को नष्ट नहीं करता था, वह उस पत्र का फ़ोटो फ्रेम बनवा करके और अपने घर के उसमें सजावटी कमरे में रख लेता था। और जब भी उसके रिश्तेदार या मित्र इत्यादि आते थे तो सबको दिखाता था कि देखिए मेरे पास एक पत्र है जो गांधी जी का लिखा हुआ है। और ऐसे ही पत्र क्या कहलाते थे? प्रशस्ति पत्र। प्रशस्ति का मतलब होता है प्रशंसा पत्र। अगर हमने कोई पत्र लिखा है, उसके जवाब में कोई पत्र आ गया तो हम ये मान लेते थे कि गांधी जी ने हमारी प्रशंसा की है और उसे प्रशस्ति पत्र के रूप में हम लोग रख लेते हैं। तो इसे लेखक ने पत्रों का जादू कहा। और पत्रों के आधार पर भी कई भाषाओं में किताबें लिखी जा चुकी हैं, ये चर्चा होती रहेगी। आगे जानते हैं। वास्तव में पत्र किसी दस्तावेज से कम नहीं है। पंत के 200 पत्र बच्चन के नाम और निराला के पत्र हमको लिखे हैं कहाँ, तथा पत्रों के आईने में दयानंद सरस्वती समेत कई पुस्तकें आपको मिल जाएंगी। कहा जाता है कि प्रेमचंद खास तौर पर नए लेखकों को बहुत प्रेरक जवाब देते थे तथा पत्रों के जवाब में वे बहुत मुस्तैद रहते थे। मुस्तैद मतलब चुस्त रहना, अलर्ट रहना, तुरंत जवाब देना। आगे, इसी प्रकार नेहरू और गांधी के लिखे गए रविंद्रनाथ टैगोर के पत्र भी बहुत प्रेरक हैं। महात्मा और कवि के नाम से महात्मा गांधी और रविंद्रनाथ टैगोर के बीच सन 1915 से 1941 के बीच के पत्राचार का संग्रह प्रकाशित हुआ है, जिसमें बहुत से नए तथ्यों और उनकी मनोदशा का लेखा जोखा मिलता है। तो ये हम पहले कह चुके हैं कि पत्र एक संग्रह का विषय है और लोग पत्रों को दस्तावेज की तरह सुरक्षित करके संग्रह करके रखते थे और उसके पुस्तक के रूप में उनको छपवा लेते थे, प्रकाशित करवाते थे। तो जिसमें कुछ पत्रों की बात की गई है कि पंत के पत्र और उनका शीर्षक था 200 पत्र बच्चन के नाम, और निराला के पत्र उनका शीर्षक था हमको लिखे हैं। तो इस तरह से कई विद्वानों के पत्र संग्रह जो प्रकाशित हुए हैं उनका यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और प्रेमचंद जी का भी उल्लेख हुआ है, जो अपने लेखकों को लिखा करते थे, उनका मनोबल बढ़ाने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए मुंशी प्रेमचंद जी अपने सहलेखकों के पत्र लिखते थे, ये भी उल्लेख हुआ है। और स्वतंत्रता संग्राम के समय दो महान पुरुष, एक पश्चिमी भारत से और एक पूर्वी भारत से, रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जी, इनके दोनों के पत्रों का संग्रह भी प्रकाशित हुआ है, महात्मा और
कवि शीर्षक से, और जो सन 1915 से 1941 के बीच में पत्राचार बीच में हुआ था। और उनका अध्ययन करने से हमें पता चल सकता है कि उस समय गांधी जी की और रविन्द्रनाथ टैगोर जी की क्या दशा थी, और देश के बारे में, समाज के बारे में, राजनीति के बारे में और इस पूरी दुनियादारी के बारे में उनके क्या विचार थे। ये हम इस संग्रह को पढ़ करके हम पता कर सकते हैं। बहरहाल आगे जानते हैं। पत्र व्यवहार की परंपरा भारत में बहुत पुरानी है, पर इसका असली विकास आज़ादी के बाद ही हुआ है। तमाम सरकारी विभागों की तुलना में सबसे ज़्यादा गुडविल डाक विभाग का ही है। इसकी एक खास वजह यह भी है कि यह लोगों को जोड़ने का काम करता है। घर घर तक इसकी पहुंच है। संचार के तमाम उन्नत साधनों के बाद भी चिट्ठी पत्री की हैसियत बरकरार है। शहरी इलाकों में आलीशान हवेलियां हों या फिर झोपड़पट्टियों में रह रहे लोग, दुर्गम जंगलों से घिरे गांव हों या फिर बर्फबारी के बीच जी रहे पहाड़ों के लोग, समुद्र तट पर रह रहे मछुआरे हों या फिर रेगिस्तान की ढाड़ियों में रह रहे लोग, आज भी खतों का ही सबसे अधिक बेसब्री से इंतज़ार होता है। एक दो नहीं, करोड़ों लोग खतों और अन्य सेवाओं के लिए रोज़ भारतीय डाकघरों के दरवाजे तक पहुंचते हैं, और इसकी बहुआयामी भूमिका नज़र आ रही है। दूर देहात में लाखों गरीब घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर अर्थव्यवस्था से ही चलते हैं। गांव या गरीब बस्तियों में चिट्ठी या मनी ऑर्डर लेकर पहुंचने वाला डाकिया देवदूत के रूप में देखा जाता है। लेखक अरविंद कुमार सिंह। तो इस पैराग्राफ को एक बार और समझते हैं। तो ये तो आपको हम बता ही चुके हैं कि पत्र व्यवहार की जो परंपरा है बहुत पुरानी है, और पुरानी तो थी, लेकिन आज़ादी के जैसे ही आज़ादी हुई उस समय इसका विकास और ज़्यादा हो गया। और गुडविल डाक विभाग को, यानी सबसे अच्छी चीज़ लोग, या कहा जाए जिस सरकारी विभाग को सबसे अच्छा मानते थे लोग, डाक विभाग को मानते थे, क्योंकि ये लोगों को जोड़ने का काम करता था। जोड़ने का काम यानी चिट्ठियों के माध्यम से लोग जुड़े थे, संचार के माध्यम से। ये कहा गया इसमें कि देश में रह रहा कोई भी व्यक्ति, चाहे वो शहर का हो, गांव का हो, गरीब हो, अमीर हो, जंगल में हो, रेगिस्तान में हो, सारी बात कही लेखक ने, और कही कि हर व्यक्ति के लिए चिट्ठियों का अपना महत्व था, और इन सभी व्यक्तियों को जोड़ने का कार्य भी चिट्ठियां ही, पत्र ही करते थे। और इसीलिए लोगों को जोड़ने का कार्य करने के कारण ही लोग डाकघरों के पास लोग जाते थे, और प्रतिदिन वहाँ आना जाना लोगों को लगा रहता था। किसी को चिट्ठी भेजना है, किसी को मनी ऑर्डर लाना है, अन्य बहुत सारे डाक से संबंधित कार्य। आपको थोड़ा सा आश्चर्य हो रहा होगा कि आज तो इतना सब कुछ नहीं है, तो सत्य बात है, आज डाक विभाग के पास उतनी भीड़ नहीं लगती है। डाकिए का लोग उस बेसब्री से इंतज़ार नहीं करते हैं, मनी ऑर्डर का लोग उस बेसब्री से इंतज़ार नहीं करते हैं जिस बेसब्री के साथ आज से 30 साल 40 साल पहले लोग करते थे, जब मोबाइल टेलीफोन का चलन या तो नहीं था या तो बहुत कम था। एक जगह नीचे लिखा है कि गरीब के घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से चलते हैं। तो क्या आपके समझ में आया? मैं इसको समझाता हूँ। अगर कोई व्यक्ति अपने परिवार को छोड़ कर के दूर बाहर पैसा कमाने चला गया है, किसी फैक्ट्री में या कहीं दूसरा कार्य करने गया है रोजगार की तलाश में, तो अपने परिवार को पैसे भेजने का उस समय जो सबसे सरल और सहज माध्यम था वो मनी ऑर्डर था, और उसके परिवार वालों तक पैसे पहुंचाने का काम डाक विभाग का था, और मनी ऑर्डर के द्वारा व्यक्ति डाक विभाग के द्वारा अपने घर पैसे पहुंचा देता था। और जैसे पैसे पहुंचते थे तो उसके घर वाले लोग उस पैसे से खाद्यान्न खरीदते थे और अपना पेट भरते थे। इसीलिए ये बात कही गई कि गरीब के घरों में चूल्हे मनी ऑर्डर की अर्थव्यवस्था से चलते थे। और निश्चित रूप से अगर घर में खाने के लिए पैसे नहीं हैं, अनाज नहीं है, इस समय घर की व्यवस्था बिल्कुल डामाडोल है, और अगर उस समय कोई पैसे लेके आ जाता था तो क्या कहलाता था वो? देवदूत।
इसीलिए उस समय लोग डाकिया को देवदूत समझते थे। देवता पैसा भेजने वाला और देवता से पैसा लेकर के आने वाला देवदूत। इसीलिए उस समय डाकिया को देवदूत कहा जाता था, क्योंकि लोगों के खाद्यान्न इत्यादि की खर्च इत्यादि की व्यवस्था के लिए पैसे लेकर के वो मन लेकर के आता था। उम्मीद है पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। और आते हैं नीचे। तो मैंने पहला प्रश्न, दूसरा और तीसरा आपको लिखने के लिए मैंने बताया था, और बहुत लोगों ने लिख करके भेजा भी था और बहुत अच्छे उत्तर लिखे थे लोगों ने। आप लोगों ने बहुत अच्छे उत्तर लिखे थे, और कुछ बच्चों ने तो चौथा और पाँचवां भी कर लिया था। लेकिन फिर भी मैं एक बार चौथा और पाँचवां आपको बताता हूँ कि ये चौथा और पाँचवां उत्तर कैसे लिखना है। तो आइए जानते हैं। पत्र धरोहर हो सकते हैं, लेकिन एसएमएस क्यों नहीं? तर्क सहित अपना विचार लिखिए। तो इसका उत्तर ऐसे आप लिख सकते हैं, पत्र धरोहर हो सकते हैं क्योंकि पत्रों का संग्रह किया जा सकता है, पत्रों को प्रकाशित कराया जा सकता है, पत्रों को पुस्तक के रूप में प्रकाशित कराया जा सकता है, इसलिए पत्र धरोहर हो सकते हैं। और पत्रों में पत्र विचार की वस्तु होते हैं, पत्रों में बड़े गूढ़ विचार निहित होते हैं, पत्रों में उस समय का इतिहास, उस समय की राजनीति, उस समय की जो कालीन जो व्यवस्था होती है उसका भी एक तरीके से प्रक्षेपण होते हैं पत्र, अपने समय का प्रक्षेपण होते हैं पत्र, उस समय की दशा का पता हम कर सकते हैं, इसलिए धरोहर हो सकते हैं। लेकिन एसएमएस नहीं, क्योंकि एसएमएस आपके मोबाइल में रहते हैं, कुछ समय बाद वो डिलीट हो जाते हैं या मोबाइल खो जाता है। दूसरी बात, एसएमएस जो होते हैं वो केवल संदेश देते हैं, और संदेशों में विचारों का महत्व या कहा जाए विचारों का तत्व बहुत कम होता है। और एसएमएस की भाषा भी ऐसी नहीं होती है कि हर व्यक्ति उसको समझ ले, या उसका संग्रह किया जाए, या उसे पुस्तक के रूप में छपवाया जाए, और बहुत ही छोटे मैसेज होते हैं, तो व्यवहारिक नहीं है एसएमएस को संग्रह करना, धरोहर के रूप में रखना। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि पत्र किसी के विचार होते हैं, अपने समय का प्रक्षेपण होते हैं, उस समय की मनोदशा का, साहित्य का, राजनीति का, इतिहास, जो भी हम समझ सकते हैं, विचार इत्यादि लेखक के, तो उन्हें हम प्रकाशित करा सकते हैं, लेकिन एसएमएस को नहीं, क्योंकि उनकी भाषा उचित नहीं होती और ना ही उनमें विचारों की गहनता होती है। आगे जानते हैं। क्या चिट्ठियों की जगह कभी फैक्स, ईमेल, टेलीफोन तथा मोबाइल ले सकते हैं? तो इसका उत्तर होगा नहीं ले सकते हैं, क्योंकि चिट्ठियों का अपना महत्व है, और फैक्स, ईमेल, टेलीफोन, मोबाइल इत्यादि ये केवल संदेश वाहक हैं, विचार वाहक नहीं हैं। और चिट्ठियाँ विचार वाहक हैं, वो लोगों के मनोभाव व्यक्त करने का एक अच्छा, सुंदर, सशक्त माध्यम रही हैं, इसलिए चिट्ठियों का स्थान कभी भी मोबाइल, टेलीफोन इत्यादि नहीं ले सकते हैं। चिट्ठियों को लोग लिखते पढ़ते वक्त भावुक हो जाते थे और अपने विचारों का विस्तार से लेखन करते थे, लेकिन फैक्स, ईमेल, टेलीफोन इत्यादि में तो केवल सूचना दी जाती है। आगे, किसी के लिए बिना टिकट सादे लिफाफे पर सही पता लिखकर पत्र बैरंग भेजने पर कौन सी कठिनाई आ सकती है? तो पहले मैं आपको बता दूं बैरंग क्या होता है। अगर कोई व्यक्ति कहीं फंस गया है और उसके पास पैसे नहीं हैं, तो एक सादे कागज़ में अपने घर का पता लिख करके वो डाक विभाग में डाल देगा, और उसे उसमें बिल्कुल भी पैसे खर्च नहीं करने होंगे। यद्यपि हम कोई पत्र डालते हैं डाक में तो हमें डाक टिकट लगाने पड़ते हैं, डाक का टैक्स देना पड़ता है, लेकिन अगर हम केवल सादे कागज़ में लिख करके डाक में कोई पत्र डाल देते हैं तो फिर वो पत्र अपने नियत स्थान पर पहुंच जाता है, और जिसके नाम हम पत्र लिखते हैं वह उस डाक विभाग का टैक्स भरता है, और अगर वो टैक्स नहीं भरता तो वह पत्र वापस आ जाता है। इस तरह के पत्र को हम बैरंग कहते हैं। तो लिखा है ना, सादे लिफाफे पर अगर सही पता लिखकर पत्र भेजने में कौन सी कठिनाई आ सकती है? तो सबसे बड़ी कठिनाई यही है कि हमने जिसको पत्र भेजा है, अगर उसने पत्र छुड़ाया नहीं, पत्र के पैसे दिए नहीं,
तो पत्र बैरंग वापस लौट करके आ जाता है। ये कठिनाई आ सकती है। आगे जानते हैं। पिन कोड भी संख्याओं में लिखा गया एक पता है कैसे? तो बिल्कुल, भारत में पिन कोड के 6 अंक होते हैं और अगर हमने अपना पत्र भेजना है, मान लीजिए पत्र भेजना है हमको, लखनऊ भेजना है और हमने लखनऊ का बिल्कुल सटीक पता नहीं लिखा, यहाँ तक कि शहर का नाम भी नहीं लिखा, बस व्यक्ति का नाम लिख दिया है, तो यह पत्र उस स्थानीय डाकघर तक पहुँच सकता है अगर हमने सही पिन कोड लिखा। क्योंकि पिन कोड के जो पहला अक्षर होता है वह भारत के किसी प्रदेश की ओर संकेत करता है। पिन कोड का जो बाएं से दूसरा अक्षर होता है, दूसरा अंक होता है, वह उस प्रदेश का कोई उपक्षेत्र दर्शाता है और जो तीसरा अंक होता है वह जिले को दर्शाता है और शेष जो 3 अंक होते हैं वह स्थानीय डाकघरों के का संकेतक होते हैं। इसलिए पिन कोड लिख करके भी हम निश्चित पते तक पत्र को पहुंचा सकते हैं। इसलिए जब भी आप कोई पता लिखें, पिन कोड ज़रूर लिखें। अगर आपका पता लिखा हुआ अस्पष्ट है, साफ नहीं है, किसी की समझ में नहीं आ रहा है, तो पिन कोड के द्वारा ही आपका पत्र गंतव्य तक पहुंच जाएगा। और तीसरा, ऐसा क्यों होता है कि महात्मा गांधी को दुनिया भर से पत्र महात्मा गांधी इंडिया पता लिखकर आते थे? तो बहुत सरल उत्तर है, क्योंकि महात्मा गांधी एक ऐसा व्यक्तित्व थे जिनको दुनिया भर के लोग जानते थे, दुनिया भर में प्रसिद्ध थे और कोई भी व्यक्ति कहीं से भी पत्र अगर लिख देता है तो प्रसिद्ध होने के कारण, विख्यात होने के कारण वह पत्र महात्मा गांधी इंडिया लिख कर के आता था और गांधी जी तक पहुंच जाता था। तो इसका मुख्य उत्तर है गांधी जी की प्रसिद्धि। तो बस यहीं तक करना है आपको, अनुमान और कल्पना नीचे नहीं करना है। तो ऊपर के 2 प्रश्न और पाठ से आगे के 3 प्रश्न आप लोग अपनी फेयर नोटबुक में लिखेंगे और उसकी फ़ोटो खींच करके मुझे भेजेंगे, ताकि मुझे पता चले कि जो हमने बताया है, समझाया है, आपकी समझ में आ गया है कि नहीं आ गया है। और अगर कोई प्रश्न भी हो आपके मन में, कुछ पूछना चाहते हो, तो आप मैसेज करके पूछ सकते हैं अथवा फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं। इसमें हिचकिचाने की आवश्यकता नहीं है। तो आज के लिए बस केवल इतना ही, शेष हम अगले वीडियो में जानेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद यह वीडियो देखने के लिए।